स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं। गोवा के अरपोरा इट क्लब अग्निकांड में उत्तराखंड के 9 लोगों की मौत हुई है। इनमें सतीश सिंह छांगा डोलिया टिहरी के रहने वाले थे, सुरेंद्र सिंह डीडीहाट पिथौरागढ़ के थे, तो जितेंद्र सिंह संकुल्ड टिहरी के रहने वाले थे। मनीष सिंह नेत्र सलन चंपावत के रहने वाले थे, जबकि 5 पर्यटक थे। इनमें सुमित नेगी रानीखेत के थे। वहीं पर अनीता जोशी, सरोज जोशी, कमला जोशी, विनोद कुमार रानीखेत के रहने वाले थे। फिलहाल वो दिल्ली में रह रहे थे। सूचना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से फोन पर बात करके पूरी जानकारी ली है और मुख्यमंत्री धामी ने गोवा सरकार से आग्रह किया कि आवश्यक सहायता प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाए। इस पर गोवा सरकार ने हर संभव मदद देने का आश्वासन किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यवासियों को आश्वस्त किया है कि सरकार लगातार घटना पर नजर बनाए है, जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत दुखद हादसा हुआ है और उसमें जो उत्तराखंड के हमारे पारिवारिक जन जिनके बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है, मैं उन सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं उनको और उनके परिवारजनों को भगवान शक्ति दे ऐसे समय में, जो कठिन समय उनके परिवार के ऊपर आया है। असमय ही उनको एक दुख का सामना करना पड़ा है। भगवान उनको अपनी शक्ति दे और उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और देहरादून में होमगार्ड स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने रैतिक परेड की सलामी भी ली है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने होमगार्ड जवानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अब होमगार्ड जवानों को 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। साथ ही महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया गया है। पुलिस और एनडीआरएफ की तर्ज पर 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनाती होने पर जवानों को 200 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। और होमगार्ड्स के जवान हमारे हर कठिन परिस्थिति, कोई स्थिति हो, उस स्थिति में मौके पर अपना योगदान देते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमारी सरकार सभी होमगार्ड्स के जवानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर कुछ घोषणाएं की हैं जो निश्चित रूप से हमारे इन सभी जवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे और उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़े, उनका मनोबल ऊंचा रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा हमेशा आगे भी। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान भी तेजी के साथ चल रहा है और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ईदगाह की आड़ में कब्जे हटाने के बाद सोमवार को एडीएम कौस्तुभ मिश्रा की अगुवाई में टीम गुलर भोज के ठंडा नाला क्षेत्र पहुंची है। यहां सिंचाई विभाग की लगभग 6 एकड़ भूमि पर बने 65 मकानों और 4 धार्मिक ढांचों पर नोटिस चस्पा किए गए। प्रशासन ने 15 दिन के भीतर जमीन खाली करने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई इस इलाके में हड़कंप है। इससे पहले भी प्रशासन ठंडा नाला क्षेत्र में 2 एकड़ जमीन पर बने 26 कच्चे ढांचों को ढहा चुका है। इसमें जो यहाँ के जो पुरुष व्यक्ति हैं तो ज़्यादातर सम्मोहित क्रिया में लिप्त रहते हैं और अलग अलग जो प्रदेश है, हरियाणा आप कीजिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान की टीम यहाँ पर आती है। तो आप मोस्टली जो पुरुष है वो यहाँ से बाहर रहते हैं। तो आज यहाँ पर पूरी प्रशासन और पुलिस टीम आई थी। यहाँ पर जो नोटिस है, इन्हें नोटिस यहाँ पर चस्पा किए गए हैं और जो कोई अवैध अतिक्रमण है इसी के अंतर्गत ये पहला फेज़ हो चुका है और ये सेकंड फेज़ के अंदर ये कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे कि जहाँ कहीं भी सरकारी ज़मीनें इस प्रकार की उसको खाली कराया जाए। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने एक टीम गठित की गई है जिसमें एसएसपी महोदय द्वारा पूरी सुरक्षा इत्यादि के लिए भी यहाँ पे क्षेत्राधिकारी को बताया गया है। साथ में हमारे उप जिलाधिकारी भी यहाँ पे हैं। ये सरकारी ज़मीनें हैं जो सिंचाई विभाग के नाम जो है रजिस्टर्ड है। इसमें 1.13 हेक्टेयर भूमि पहले भी खाली कराई जा चुकी है और 2.45 ऐसी ज़मीन थी जिसमें निर्माण था। इस पर आज नोटिस चस्पा किया।
सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कर रहे हैं। खास तौर पर इन जमीनों पर बने हुए अवैध अतिक्रमण और धार्मिक निर्माणों को गिराया जा रहा है, क्योंकि इनकी आड़ में उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की गहरी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी इन दोनों राज्य की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जेसीबी हर उस अवैध स्ट्रक्चर पर गरज रही है जिसे सरकारी जमीन पर कब्जे की नीयत से बनाया गया है। ऐसे में कुमाऊं के अंतिम रेलवे स्टेशन काठगोदाम के करीब बनी हुई एक मजार की शिकायत भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दरबार तक पहुंच गई है। सरकार शेर अली शाह बाबा के नाम से बनी ये मजार वैसे तो पुरानी है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि मजार की आड़ में मजार प्रबंधन ने वन भूमि पर कब्जा कर लिया है और इस पर बड़ी मस्जिद का निर्माण भी कर लिया है। यही नहीं, यहाँ दूसरे राज्यों से संदिग्ध भी पहुँच रहे हैं। इनका आरोप है कि ये मजार ऐसे ही संदिग्ध लोगों की पनाहगाह बन गई है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है वो लगभग 90% हिस्सा उस मजार का अवैध है रूप से है और लगातार बंगाल क्षेत्र से मुझे लगता है बांग्लादेशी मुसलमान वहाँ पर बसों में भर भर के लोग आते हैं, जिनके रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है और वहीं पर सड़कों पर वो लोग एक किनारे टेंट लगाकर रहते हैं और गंदगी जगह जगह वहाँ पर करते हैं और काफ़ी इससे क्षेत्रवासियों को इससे दिक्कत होती है। तो मजार प्रबंधन से जुड़े हुए लोग इस शिकायत को साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। उनका दावा है कि मजार की जमीन का मसला कोर्ट में है। उन्होंने मजार के गलत इस्तेमाल पर भी ऐतराज जाहिर किया है। साथ ही मजार को वक्फ की संपत्ति और प्राचीन करार दिया है। अगर ऐसा है, इसमें वास्तविकता है तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा, अभी तक तो हमारे कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया जिसमें पुलिस या प्रशासन की तरफ से ये क्या कहा गया हो कि भाई पश्चिम बंगाल के या बांग्लादेशी यहाँ पे आके रह रहे हैं या निवासरत हैं। काठगोदाम की सरकार शेर अली शाह बाबा की मजार पर पीर और फकीरों को मानने वाले मुसलमान का बड़ा विश्वास है। ऐसे बरेलवी फिरके के मुसलमान यहाँ जियारत के साथ ही उर्स करने भी आते हैं। ऐसे में यहाँ साल दर साल बढ़ती लोगों की संख्या को स्थानीय लोग शक की निगाह से देखने लगे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पौड़ी में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रमुख वन सचिव आर.के. सुधांशु गढ़वाल, आयुक्त विनय शंकर पांडे और वन अधिकारियों की टीम सोमवार को गुलदार प्रभावित गजल्ड गांव पहुंची है। हाल ही में गुलदार के हमले में मारे गए पुजारी राजेंद्र नौटियाल के परिजनों से मिलकर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है। प्रमुख वन सचिव ने गुलदार के निस्तारण, सुरक्षा उपायों और वन विभाग की कार्रवाई की समीक्षा की। इसके बाद सत्यखाल गांव में ग्रामीणों से संवाद कर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से इधर विगत दिवसों में देखा गया है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। भालू के द्वारा, तेंदुआ के द्वारा और बाघ के द्वारा, तीनों के द्वारा कई ऐसे जानलेवा हमले हुए हैं जिसमें कि मानव क्षति भी हुई है। इसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार वो काफी संवेदनशीलता के दृष्टिगत हम लोग यहाँ आए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में गुलदार और भालू के बढ़ते मामलों से ग्रामीणों में काफी दहशत है। सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है, क्योंकि डर के कारण वे स्कूल नहीं जा पा रहे। हालात को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। इसके बाद डीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए जंगली जानवरों से प्रभावित 28 गांवों के करीब 200 छात्रों के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा शुरू कर दी है। इस पहल से बच्चों को सुरक्षा भी मिलेगी और उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। ग्रामीणों और अभिभावकों ने प्रशासन के इस कदम की काफी तारीफ की है। भी विद्यालय परिवार भी सारे प्रशासन, जिला प्रशासन का, अपने मुख्य शिक्षक कार्य का हम धन्यवाद करते हैं कि आपके द्वारा ये पहल की गई है हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए।
उनका मन जो पढ़ाई में लग पाए, एक निडर होकर के लोग आएँ जाएँ। चोपड़ा है, जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग द्वारा हमारे लिए जो गाड़ी की व्यवस्था की गई है वह हमें बहुत सुविधाजनक प्रतीत हो रही है। आज हम सारे बच्चे जल्दी भी आ गए थे स्कूल और हमारे समय की बचत भी हुई। और उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरीश रावत के साथ ही हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, करण माहरा को दिल्ली बुलाया गया। पार्टी आलाकमान के साथ इन नेताओं की मंगलवार को मीटिंग होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है हरक सिंह मामले पर बातचीत हो सकती है और माना जा रहा है कि हरक सिंह मामले को लेकर ही कांग्रेस आलाकमान ने नेताओं को दिल्ली तलब किया है। और इधर सिख समुदाय पर टिप्पणी के बाद हरक सिंह रावत से लेकर हरीश रावत और यशपाल आर्य तक गुरुद्वारे में कार सेवा करते नजर आए, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हरक सिंह इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और चेतावनी तक दे डाली है कि मैंने मुंह खोला तो कई बीजेपी नेता मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शुक्रवार को सिखों को लेकर की गई एक टिप्पणी पर हरक सिंह रावत ऐसे घिरे कि उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक हंगामा खड़ा हो गया। पंजाब में बीजेपी से लेकर अकाली दल और खुद कांग्रेस नेता भी विरोध में उतर आए। मामला बिगड़ता देख हरक सिंह से लेकर हरीश रावत और नेता विपक्ष यशपाल आर्य गुरुद्वारे में कार सेवा कर पश्चाताप कराए, लेकिन सियासी तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हरक सिंह ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बीजेपी उनके बयानों को काट छांट कर सिख समाज की भावनाएं भड़का रही है। उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि अगर ये खेल बंद नहीं हुआ तो वो खुलकर बोलेंगे और तब कई बीजेपी नेता मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। अब तीरथ राव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनसे कितना कैसे निकल गया कि और अंग्रेजों के गुलाम को जो हम अमेरिका के गुलाम थे 200 साल तक, तो आपने क्यों नहीं देख रहे? मतलब क्या बीजेपी क्या इतना स्तर नीचे गिर गया बीजेपी का। और मैं बीजेपी के लोगों से कह रहा हूं, अब मैंने बोलना शुरू किया ना तो तुम मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे। अगर मैंने बोलना शुरू किया, मुझको मत छेड़ो। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी सही बात को भी गलत मत प्रचारित करो। बीजेपी का कहना है कि हरक सिंह की माफी अगर सिख समाज ने मान ली है तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने तो 1984 में भी माफी मांगी थी। सिख समाज ने आज तक उन्हें माफ नहीं किया। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की तरह हरक सिंह भी धमकी दे रहे हैं और धमकियां देना बंद करना चाहिए। अगर उन्होंने माफी मांग ली है और माफी मांगने के बाद सिख समाज ने उनको माफ कर दिया है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का उससे क्या लेना देना है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि 1984 के दंगों के लिए भी कांग्रेस के हर नेता ने माफी मांगी, लेकिन कभी सिख समाज ने कांग्रेस को माफ नहीं किया। कि राजनीति कभी धमकी से नहीं चलती है। ये तो राहुल गांधी रोज धमकी दे रहे हैं, मोदी जी को धमकी दे रहे हैं, अमित शाह जी को धमकी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को धमकी दे रहे हैं। क्या हो जा रहा है? जनता तो और ज्यादा जो है कि आक्रोशित उनसे होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। हरक सिंह अभी आरोप प्रत्यारोपों से किनारा नहीं कर पाए थे कि इसी बीच कांग्रेस हाईकमान ने मामले पर संज्ञान ले लिया। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस के सभी सीनियर नेता दिल्ली बुलाए गए हैं और सूत्रों की माने तो हरक सिंह से जुड़े ताजा मामले को लेकर ही बुलावा भेजा गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोमवार शाम देहरादून से श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं हरक सिंह रावत द्वारा सिख समाज पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद उपजे विवाद को शांत करने की कोशिश की। हरीश रावत ने गुरुद्वारे में मत्था टेककर सिख समाज से क्षमा याचना की। कहा कि किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने गुरुद्वारे में लंगर सेवा की तो घर में जूते भी साफ किए। हाँ, ये जो गलती हमसे हुई है उसकी भूल सुधार और उसकी माफ़ी है, उसकी माफ़ी के लिए यहाँ आया और मुझे बेहद खुशी है कि सिख संगठनों ने भी और गुरुद्वारा सिंह सभा ने भी और ग्रंथी साहब ने भी भगवान नानक देव जी के कुछ वचन सुनाकर हमको
हमारे मन भावना सबको पवित्र किया। हरक सिंह रावत के विवादित बयान पर सिख परिषद के अध्यक्ष बलजीत सोनी का कहना है कि कांग्रेस नेता खुद ही नहीं चाहते कि मामला शांत हो। ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है कि कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति क्यों कर रही है। जब किसी व्यक्ति ने गलती करी और उसने उस बात की माफी मांग ली तो बाकी सब लोग इसका श्रेय लेने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है और कांग्रेस स्वयं चाहती है कि ये मुद्दा ठंडा ना हो। देहरादून बार एसोसिएशन के चेंबर आवंटन की मांग पर वकीलों की हड़ताल 28वें दिन 2 गुटों में बंट गई। नए कोर्ट परिसर में चेंबर ना होने से वकील काफी धरने पर बैठे हैं। नाराज होकर मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने लिखित आश्वासन दिया, जिस पर एक गुट हड़ताल खत्म करने को तैयार है, जबकि दूसरा गुट अड़ा हुआ है। हड़ताल से न्यायिक कार्य पूरी तरह से ठप है और एफिडेविट और रजिस्ट्री जैसे सामान्य काम भी नहीं हो पा रहे। गुटबाजी से तनाव बढ़ने की आशंका में पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जो है सरकार हमारे द्वार चल के आई है। राज्य मंत्री भी आ रखे थे रोहेला जी, और उन्होंने लिखित में हमें सौंप दिया है। और हम पुष्कर सिंह धामी जी का भी धन्यवाद अदा करते हैं कि उनके द्वारा इसमें तुरंत निर्णय लिया गया। रोहला जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। तो हम आश्वासन दिया, रेवड़ी पे नहीं आया, तो लिखित पे उन्होंने दे दिया है। और हमारे जो चैम्बर पुराने हैं वो एसडीटी रहेंगे, उसका कोई साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो। अध्यक्ष जी के दिमाग में स्थगित हो गया होगा, पर वकीलों के दिमाग में आज भी धरना जारी है। वो मान गए होंगे डिमांडें। हमारी डिमांड कोई मांगी नहीं गई, कोई सार्थक बात नहीं हुई, हमारे से छल किया गया है। और उसका प्रमाण ये जो यहाँ जनसंख्या है, अधिवक्ताओं की संख्या है, वो है। इसलिए हमारा धरना निरंतर जारी है। कल हम रजिस्ट्रार ऑफिस का भी घेराव करेंगे और कोर्ट का भी घेराव करेंगे। देहरादून में लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे नर्सिंग स्टाफ सोमवार को सड़क पर उतर आया। वहीं सीएम आवास कूच करने जा रही महिला नर्सिंग अभ्यर्थियों की महिला पुलिस कांस्टेबल से झड़प हो गई। नर्सिंग स्टाफ भर्ती को वर्षवार लागू करने और परीक्षा आधारित प्रक्रिया निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। 2500 से ज्यादा पदों पर पारदर्शी वर्षवार भर्ती की मांग है और बाहरी राज्यों से भर्ती पर रोक और ओवर एज अभ्यर्थियों को विशेष छूट की भी मांग प्रदर्शन कर रही नर्सिंग स्टाफ कर रही हैं। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ मारपीट भी हो गई। और नर्सिंग प्रोटेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों की महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ झड़प हुई तो उसका वीडियो भी सामने आया। विरोध के दौरान ही अभ्यर्थियों की महिला पुलिस कांस्टेबल से झड़प हो गई और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। वीडियो भी आप देख सकते हैं कैसे हाथापाई हुई है और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए गए। तस्वीरें यही बयान कर रखी हैं। ये देखिए, एक दूसरे को थप्पड़ पे थप्पड़ बरसाए गए। ये देखिए, नर्सिंग प्रोटेस्ट के दौरान यह हाथापाई हो गई है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एजुकेशन टूर का फ्लैग ऑफ किया। 7 दिन के एजुकेशन टूर पर कई स्कूलों के बच्चे गए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने बच्चों को कई जरूरी बातें भी बताई। सीएम ने कहा है कि यह एजुकेशनल टूर बहुत खास है। इस दौरान बच्चों को कई नई जानकारी लेने का मौका भी मिलेगा। साथ ही कई लोगों के साथ ही बच्चों की मुलाकात होगी और भारत को नजदीक से जानने और समझने का भी मौका मिल पाएगा। कि केवल ये घूमने फिरने का मौका नहीं है, बल्कि कुछ नया सीखने, नया समझने का एक अवसर है आपके सामने। बहुत बड़ा अवसर जो आपको मिला है। और प्यारे बच्चों, किताबों से मिली शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब हम उसका अनुभव करते हैं, धरातल पर उतारते हैं, इसलिए तो हम लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। इसलिए प्रैक्टिकल करवाया जाता है। इससे घूमने से, जाने से, देखने से आपकी जो समझ है और जो दृष्टिकोण है, सोचने समझने का नजरिया है, उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है।
और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पूर्व सीडीएस जनरल विपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर सीएम ने जनरल रावत को याद करते हुए उन्हें देश और उत्तराखंड का गौरव बताया। इस दौरान सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी और विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। उत्तरकाशी के पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड को लेकर पर्यावरणविद और स्थानीय ग्रामीण आमने सामने आ गए हैं। दरअसल गंगोत्री नेशनल हाईवे को चौड़ा किया जाना है। इसमें देवदार समेत सैकड़ों पेड़ कटेंगे। इसी को लेकर विवाद हो रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भैरव घाटी से झाला तक सड़क चौड़ीकरण होना है। ये सड़क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट से रोड को लेकर हरी झंडी मिलने के बाद इस इलाके में करीब 7,000 पेड़ हटाए जाने हैं, जिनमें 2,000 से ज्यादा काटे जाने हैं, जबकि बाकी ट्रांसलोकेट किए जाएंगे। जिन पेड़ों को कटना है उनमें बेशकीमती देवदार के 1390 पेड़ हैं। रविवार को इस बेल्ट में पर्यावरण प्रेमियों ने देवदार पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। देवदार पेड़ों को बचाने की मुहिम में बीजेपी और संघ परिवार विचारक भी साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इसी साल धराली में आपदा झेली है और अगर हाईवे बड़ा होता तो उनको दिक्कत नहीं होती। इसीलिए हाईवे का चौड़ा होना जरूरी है कि हम इतनी चौड़ी सड़क बनाएं कि जिसमें 2 गाड़ी आ जा सके और 2 गाड़ी के बराबर जो सड़क है उसकी गुंजाइश पूरी है। वहाँ कम से कम पेड़ों को जो है नुकसान जरूर होगा, लेकिन दो गाड़ियां फिर जा सकती जो है। मैं हमारे जमीनें जा रही है, हमारे सेब के बगीचे जा रहे हैं, अखरोट के पेड़ जा रहे हैं। हम अपनी जमीन देने के लिए तैयार है। हमने जो है हर साल वृक्षारोपण में हम 2 से 3 हजार पेड़ लगाते हैं। वन विभाग के मुताबिक गंगोत्री घाटी के 15 किमी एरिया में अलग अलग प्रजाति के 6,822 पेड़ चिन्हित हैं। इनमें अकेले 50% पेड़ देवदार के हैं। रोड चौड़ीकरण के लिए देवदार के 1390 पेड़ों को काटा जाना है, जबकि देवदार के बाकी करीब 1950 पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह लगाने की कोशिश की जाएगी। हिमालयन बेल्ट में कई दशकों में अपना आकार लेती है। 22 पेड़ों में करीबन 4,365 पेड़ वो हैं जो कि 0 से 10 और 10 से 20 कैटेगरी के हैं, विभिन्न स्पीसीज के। तो इनको तो ट्रांसलोकेट करने के बारे में ट्रांसलोकेट करने का काम किया जाएगा और केवल इसमें 2457 पेड़ ऐसे हैं जो कि काटे जाएंगे, जिसमें से करीबन 1390 पेड़ जाएंगे। पर्यावरण और विकास के इस पेंच में पेड़ों को बचाने की आखिरी कोशिश है। जानकारों का कहना है कि उत्तरकाशी का गंगोत्री नेशनल हाईवे देश की सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये बनना जरूरी है। बहरहाल गेंद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के पाले में है, जो सड़क चौड़ीकरण के काम को विस्तार देगा। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। खबरें जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।